Rahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss forward exchange rate. While dealing with the foreign exchange market, it is quite difficult to overstate the importance of forward exchange or forward market. In fact, being a manager of a firm with overseas interest, it will be very difficult for him to work without the involvement in the forward market. किसी भी तरह के बिजनेस को अगर आपने इंटरनेशनली डील करना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट के बगैर वर्कआउट कर सकें और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैरी कर सकें. सो फॉरवर्ड मार्केट इज़ वैल्यूएबल फॉर रिड्यूसिंग रिस्क arising from changes in exchange rate when importing or exporting. अब अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट कर रहा है या चाहे आपका बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको हर हालत में फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट को इनकाउंटर करना पड़ेगा. इट ऑल्सो कीप्स yourself in contact with different type of currencies. It also helps when borrowing or investing in foreign countries or currencies. अब फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट is exchange rate that is contracted today for the exchange of currency in the given future at a specified date. अब अगर आप किसी भी करेंसी में डील करें, चाहे वो डॉलर है, येन है, यूरो है, और किसी भी कंट्री में डील कर रहे हो, चाहे तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, या फिर जापान है और चाइना है, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में डील करने में हेल्प आउट करता है. तो फॉरवर्ड रेट जो है वो रेफर्स टू द रेट दैट अपीयर्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसीज ईदर 30, 60, 90 और 180 डेज इन द फ्यूचर. जबकि आपका स्पॉट रेट क्या कर रहा होता है कि आपको एट द स्पॉट वर्कआउट करता है कि आपने कौन सी करेंसी एक्सचेंज करनी है और उसका रेट क्या होगा. जबकि फॉरवर्ड रेट आपको करेंसी को एक्सचेंज करने में आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 30, 60 और 90 डेज हेल्प आउट करता है. कोई भी रेट जो कुछ दिनों से सालों तक हो वो फॉरवर्ड रेट होता है. और ये फॉरवर्ड रेट किन्हीं भी दो बैंक्स के दरमियान भी डिसाइड हो सकता है और एक बैंक और उसके क्लाइंट के दरमियान भी हो सकता है. नाउ कंसीडर एन एग्जांपल सो दैट हमें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके कि फॉरवर्ड रेट किस तरह से वर्क कर रहा होता है. सपोज एन इम्पोर्टर ऑफ BMW is expecting shipment in 60 days. Suppose that upon arrival, the importer must pay euro 1 million and the current spot euro rate is $1.20 per euro. अब अगर आप स्पॉट रेट पे जा रहे हैं तो जो आपकी यूरो 1 मिलियन की पेमेंट है वो आपको $1.20 पर यूरो पे करना पड़ेगा. इट मीन्स कि आपको $1.2 मिलियन को पे करना पड़ेगा अगर आप स्पॉट रेट पर वर्क करते हैं. अगर आपने पेमेंट को होल्ड किया और से फॉर एग्जांपल 30, 60 और 90 डेज पर लेकर गए तो फिर मे बी ये जो रेट है 1.20 का ये अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो रहा हो और आपको हेल्प आउट करे कि आप इस 1 मिलियन यूरो की पेमेंट को किस तरह से निगोशिएट कर सकते हैं. Thus, if the payment were made today, it would cost $1.2 million. Suppose further that the importer is fearful of a US dollar depreciation. It means कि importer expect कर रहा है कि ये $1.20 का रेट depreciate होकर 1.30 और 1.25 और 1.40 डॉलर पर यूरो तक जा सकता है. He doesn't currently have the $1.2 million.
but expects to earn more than enough in sales over the next 2 months. If the US dollar falls in value to say $1.30 per euro within 60 days, how much would it cost the importer in dollars to purchase the BMW shipment? अब अगर आप स्पॉट रेट पर वर्क कर रहे होते तो आपको $1.2 की पेमेंट करनी पड़ती, और अगर आप फॉरवर्ड रेट को यूज़ करते और उस टाइम में से फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स का ड्यूरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो रेट है वो $1.30 चला जाता। तो आपको 2 मंथ्स के बाद क्या पेमेंट करनी पड़ती? 1.3 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ती डॉलर्स में। अब जो फॉरवर्ड रेट है वो से फॉर एग्जांपल सेट हुआ $1.25 पर यूरो पे, तो आफ्टर 2 मंथ्स डॉलर्स डेप्रिसिएट होकर $1.30 पर यूरो पर चला गया, जबकि आपका रेट कितना था? $1.25 पर यूरो। तो आपको $1.3 मिलियन की पेमेंट की बजाय $1.25 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको हेल्प आउट क्या हुआ कि आपने 0.05 का जो डिफरेंस था डॉलर के रेट में वो यूज़ कर लिया थ्रू द फॉरवर्ड रेट। अब अगर ऐसा होता कि आपका फॉरवर्ड रेट $1.25 पर यूरो पे सेट हुआ और डॉलर एप्रिशिएट होकर $1.20 पर यूरो से $1.10 पर यूरो पर चला गया, तो क्या होगा? तो फिर आपको बीइंग एन इम्पोर्टर लॉस होगा, क्योंकि आप $1.25 मिलियन पे करने जा रहे हैं, जबकि स्पॉट रेट आपका डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से 1.10 हुआ और आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ती? $1.1 मिलियन की। तो जब भी आप फॉरवर्ड रेट को यूज़ कर रहे होंगे तो आप इम्पोर्टर हों या एक्सपोर्टर हों, किसी को भी वन साइड को बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर की साइड हो या चाहे वो इम्पोर्टर की साइड हो। बिड एंड आस्क रेट किस तरीके से हैंडल किया जाता है? बिड रेट और बिड प्राइस इज trader moving towards market. It means that the bid price is when one trader is willing to sell the currency, whereas ask price is when trader is willing to buy the currency. इसका मतलब कि ट्रेडर मार्केट की तरफ मूव कर रहा है और वो अपनी करेंसी को सेल करना चाहता है, और जब ट्रेडर अपनी करेंसी को बाय करना चाहेगा तो फिर वो आस्क प्राइस पर वर्क कर रहा होगा। अभी अगर हम कंसिडर करें कोई भी रेट गिवन हो जो कि एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट में जो भी रेट गिवन होता है वो हमेशा बिड और आस्क प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। अब अगर हम एक एग्जांपल को कंसिडर करें तो फॉर एग्जांपल एलन इज़ एन अमेरिकन ट्रैवलर विजिटिंग यूरोप। The cost of purchasing euros at the airport is as follows. Euro 1 equal to US dollar 1.30 slash US dollar 1.40. अब अगर आपने प्रीवियस स्लाइड में जिस तरह से डिस्कस किया था कि हमने कहा बिड रेट और आस्क रेट दो तरह के रेट होते हैं एक्सचेंज मार्केट में। आपका रेट US डॉलर 1.30 और US डॉलर 1.40 किस तरीके से डिपेक्ट करेगा कि इसमें से बिड रेट कौन सा है और आस्क रेट कौन सा है? तो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ रेट आपका बिड रेट होगा, मींस US डॉलर 1.30 आपका बिड रेट होगा जिस टाइम पे आपका ट्रेडर जो है वो करेंसी को सेल कर रहा है, और आपका आस्क रेट आपकी राइट साइड पर होगा, राइट साइड पर लिखा हुआ आस्क रेट होगा जब ट्रेडर जो है वो विलिंग टू परचेज द करेंसी होगा और परचेज द फॉरेन करेंसी होगा।
इसका मतलब बिड प्राइस के टाइम पे ट्रेडर जो है वो सेलर होगा और मार्केट जो है वो बायर होगी, जबकि आस्क प्राइस के स्टेज पर आपका ट्रेडर जो है वो बायर होगा, जबकि आपकी मार्केट जो है वो सेलर होगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एलन is an American traveler visiting Europe. The cost of purchasing euros is as follows. इसका मतलब एलन को परचेज करने हैं यूरोस. तो एलन जो है वो ट्रेडर, बीइंग अ ट्रेडर, विलिंग टू बाय द करेंसी. अब अगर एलन विलिंग टू बाय द करेंसी है, इट मीन्स कि वो ट्रेडर जो है वो बायर है और मार्केट जो है वो सेलर है. तो हम कौन सा रेट यूज़ करेंगे? आस्क रेट यूज़ करेंगे. राइट साइड पर रिटर्न जो रेट है वो आस्क रेट है और US डॉलर 1.40 will be used in this context. Higher price US dollar 1.40 is the cost to buy each euro. Ellen wants to buy euro 5000. तो euro 5000 किस तरह से परचेज होंगे कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 से. So she would have to pay the dealer US dollar 7000. तो जब वो $7,000 पे करेगी तो वो परचेज कर सकेगी यूरो 5000. इसमें ट्रेडर जो है वो बायर और सेलर, मार्केट जो है वो बीइंग अ सेलर यूज हुई और हमने आस्क रेट को यूटिलाइज किया. सपोज ऑल्सो दैट द नेक्स्ट ट्रेवलर इन लाइन हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम हर यूरोपियन वेकेशन एंड वांट्स टू सेल द यूरोज दैट शी हैज लेफ्ट ओवर. अब कौन सा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि आपका ट्रेडर जो है वो सेलर है और आपकी मार्केट जो है वो बायर होगी. तो आप बिड रेट को कंसिडर करेंगे और बिड रेट जो है वो लेफ्ट साइड पर रिटर्न रेट होता है. अब क्या होगा कि आपका बिड रेट नॉर्मली आस्क रेट से कम होता है, यूजुअली कम कंसिडर होता है. अब अगर आपने 5000 यूरोज को सेल करना है तो 5000 यूरोज मल्टीप्लाई बाय 1.30 होंगे. तो सेलर जो है वो कितना रिसीव करेगा? US डॉलर 6500 इन एक्सचेंज ऑफ हर यूरोस. अब जो डिफरेंस हुआ बिड और आस्क का, दिस इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड. और जो डीलर है वो was able to make a profit of US dollar 500 from this transaction. और वो 500 का प्रॉफिट किस तरह से कंसिडर हुआ? The difference between US dollar 7000 and US dollar 6500. 7000 कब थे? जब आप मार्केट जो है वो बायर बिहेव कर रही थी, और 6500 कब थे? जब मार्केट जो है वो सेलर बिहेव कर रही थी.